खड्डे पड़ रहे हैं आजकल, बल्कि मोहम्मद का केस भी आने वाला है इसके ऊपर। फंडामेंटल राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, हमारे कमिश्नर साहब जरा बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड हो चुके हैं। नया कमिश्नर अपॉइंट किया पंजाब में कोई, वो हर डिपार्टमेंट को कहता है इधर आओ भाई रिकॉर्ड दो मुझे। मैंने कहा जी आप कौन है भाई, मतलब थोड़ा बहुत हाथ थोड़ा रखो आप, मतलब कि। और ये लॉयर्स के पास केसेस आने वाले हैं बेशुमार, कहते हैं पब्लिक बॉडी टू प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑन इट्स फंक्शंस। हर अदारे से पूछ रहे हैं तुमने क्या किया, तुम्हारी तनख्वाहें कितनी हैं, तुमने किया क्या है, तुम्हारा कारकर्दगी क्या है, और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। इसको कहते हैं एक एनुअल रिपोर्ट। बाहर के मुल्कों में ये चीज़ होती है कि जब आप कोई काम करते हो तो आप हर साल एक रिपोर्ट बनाते हो। जैसे ये लोग भी जब जाएंगे अपने हाई कोर्ट की सदारत से तो ये एक रसाला खोलते हैं, वो एनुअल रिपोर्ट होती है कि जी पिछले साल हमने ये किया, ये कमेटी में हुआ, ये लेक्चर्स हुए। हर बंदे की एक ट्रांसपेरेंसी होती है, एक सेक्रेटरी के होते हुए क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बुक बनती है। इस तरह गवर्नमेंट के इदारे बिल्कुल नहीं करते। ये काम हमने वहां शुरू किया। मुझे पता है वो इनकी जब छपेगी नेक्स्ट टाइम वो तस्वीरें आएंगी, फिर लिखा जाएगा ये काम हुआ, इतने क्राइम रेट कम हुआ, इतने लेक्चर्स हुए। ये चीज दिस इज कॉल्ड, लॉयर्स कहते हैं कि जी वी आर द मेंबर्स, इट्स आवर राइट टू नो, एंड बिफोर यू आस्क दे गिव यू, एंड द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल नॉट कम अनलेस दे गिव यू। कितनी अच्छी बात है, हमारी अपनी तहजीब देखें, हर चीज़ हमारी अकाउंटेड है। जनरल मीटिंग में हम क्वेश्चन उठाते हैं, हर चीज़ हम करते हैं। इस तरह हम चाहते हैं गवर्नमेंट क्यों नहीं करती। कभी आपने पढ़ा किसी सेक्रेटरी ने कहा कि जी आज मैं 4 छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे होते हुए 12 सड़कें बनी हैं, 12 ठेके लगे हैं, 6 लोगों ने ये किया। कोई बंदा अपना काम सही नहीं कर रहा। दे शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम हाई कोर्ट, बिकॉज इनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी जब मोहम्मद की कैंपेन चल रही थी कि मोहम्मद ने कहा था जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा। वो फिर जब जा रहे होंगे वो कहेंगे देखिए जी मैंने आपसे 12 प्रॉमिस किए थे, 11 होंगे शायद एक ना हो चुका, कि 12 के 12 हो जाए। ये होती है जो इंग्लैंड में और बाहर के मुल्कों में ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट। ये सुप्रीम कोर्ट भी देता है जुडिशियल ईयर में आके कि जी पिछले साल हमने ये किया वो किया। एवरीबडी इज ट्रांसपेरेंट एंड आंसरेबल टू अ पब्लिक। गवर्नमेंट नहीं ये कर रही। तो ये एक चीज है जो आपको बताएगी एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक बॉडीज। ये आप कभी रिट करें और ये भी जरूर डालना कि जी मैं इसके खिलाफ रिट कर रहा हूं, इसने बिल्कुल ये काम नहीं किया हुआ। हर कानून में लिखा होता है पब्लिश एनुअल रिपोर्ट। और डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर, प्रोसीजर क्या होता है और फीस क्या होती है, ये सारा आपको रूल्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक, लॉयर क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं पार्टीज को, बिफोर द कमिश्नर रिक्वेस्ट करते हैं उनको, सेफ गार्ड करते हैं उनके राइट्स क्लाइंट्स के। कई बार मैं किसी बड़े क्लाइंट को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं तो हम भी इंफॉर्मेशन छुपाएंगे, जरूरी तो नहीं देने की ना, फिर हम कोई ना कोई तोड़ ढूंढते हैं। 19A का किसी न किसी लॉ का तोड़ेंगे। आपको हर पहलू से लोग इस्तेमाल करेंगे इस लॉ में। तो ये एक रोल है जो आपका नंबर 2 लॉ में आ रहा है। तो मैंने अभी तक आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बताई 19, फिर 19A। पैमरा आपका रूल्स, उसके आपका रोल क्या है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस, प्रोविंशियल ऑर्डिनेंस, दोनों के रोल। तो आपके 4-5 काम तो भी निकल आ रहे हैं। आप सोचना शुरू करेंगे किस क्लाइंट को मैं काबू करूं। वो हाँ उसका काम आया हुआ था। अब आपका दिमाग चलेगा कि कौन कौन लोग आपके पास आए थे जिनको आप लिंक कर सकते हो इन नए कामों के अंदर। अब आगे चलते हैं। किताब कैसे खोल दी, अखबार कैसे खोल दी, मैगजीन कैसे छापना, कैसे परमिशन दिलवानी, ये क्वेश्चंस आपसे आवाम पूछती है। कोई वॉक पे मिल गया, कोई जाने वाला मिल गया, कोई क्लाइंट आ गया, जी मैंने अपने बिजनेस करना है, आप लॉयर हैं मुझे हेल्प कर सकते हैं। हाँ जी मुझे मीडिया लॉ पता है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। एक लॉ है उसमें प्रेस का वर्ड यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर कैसे खुलती है, रजिस्टर कहाँ से होती है, उसकी डिक्लेरेशन देनी होती है आपने। और डिक्लेरेशन आप देते हैं टू DCO, और DCO को डिक्लेरेशन देते हैं, उसमें टाइटल लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं और नाम लिखते हैं। अब कैसे आपका रोल आया, गेटिंग परमिशन स्टार्टिंग न्यूज़पेपर मैगजीन। मोहम्मद से पहला केस है, याद है आपको, एक DCO नहीं परमिशन दे रहा था, तो क्या उनको बताएंगे फैक्ट्स उस केस के? हाँ वो याद है मुझे फ़ोन आया कि जी एक DCO ने मेरा परमिशन नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ। मैं कहा मोहम्मद तुम ऐसा करो, उसके खिलाफ तुम जा सकते हो। तो ये रिट की थी इसने, बड़ा कंटेस्टेड फैसला था उसमें कि DCO जब परमिशन नहीं देता किसी चीज़ की तो आप उसके खिलाफ जा सकते हो। कि मैंने तो एफिडेविट दे रहा हूँ
कि मुझे एक चीज़ खोलनी है ये। दूसरा, ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन बिफोर DCO और फाइलिंग अपील इन हाई कोर्ट, ये भी लॉयर्स का काम। तो ये एक नया बिजनेस है लॉयर्स के लिए कि जी हम इनमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन ये माशाल्लाह फील्ड हमारी, तो पानी में बोलोगे, ये हमारी फील्ड बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। मैंने देखी तो नहीं है, तो मैं पिछले 6 दिनों से मेरे कान पक गए हैं कि जी पाकिस्तानी सिनेमा अब बिल्ट हो गया है। वो नई फिल्म आई जवानी दीवानी, क्या नाम है सर, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान ने क्या फिल्म बनाई है, तो 12 करोड़ की फिल्म है और 60 करोड़ कमा चुकी है। क्या ये दुरुस्त है? किसी ने देखी है फिल्म? ये जवानी फिर नहीं मिलेगी। हाँ वही वाली है। कोई ऐसी फिल्म? जवेद शेख की कोई फिल्म आई है अभी, ये जो आई है जी, वही जवानी, वही ऐसा कोई नाम है फिल्म का। कितना? वही 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 2 करोड़ लगाया, कितना कमाया? अब यहां रुक जाए। ये फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप कर रही है। 12 फिल्में जो भी आई है, मंटो आई है, बेशुमार फिल्में पाकिस्तान में आ रही। कानून इसमें क्या है, लॉयर का क्या रोल हो सकता है? पहले सेंसरशिप बोर्ड, हर फिल्म बनने से पहले दे रिप्रेजेंट द फिल्म, और जब तक उनके मालिकों के साथ एक लॉयर नहीं जाएगा ये कहने के लिए कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 19 कि जी अनसर्टिफाइड फिल्म नहीं लगानी, सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म लगानी होती है, गाइडेंस क्या होती है, इस्लाम, सिक्योरिटी, डिसेंसी, माइनॉरिटी, और लाइसेंसिंग प्लेसेस क्या होती है। इसके रूल्स जब आए थे उसमें लॉयर्स का क्या काम है, असिस्ट इन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म। जितनी फिल्में आप देख रहे हैं रिसेंटली आ रही हैं, इन सब को पहले उन्होंने रिजेक्ट किया था, और बेशुमार लॉयर्स कराची से आते हैं, वो है नाम उनका अहमद एंड काजी, नदीम अहमद, वो बड़े मीडिया पे काम करते हैं, अथॉरिटी है इस वक्त पाकिस्तान की, जियो के भी लॉयर्स हैं। वो आके हर फिल्म वालों का पेश होते हैं। माशाल्लाह देखा कितने हैं वो, मैंने उनका नाम लिया तो एसोसिएट बैठी हुई है। तो अहमद एंड काजी वाले जियो का केस कर रहे हैं, फिल्मों का केस कर रहे हैं। हर फिल्म जिसको ऑब्जेक्शन लगता है वो आते हैं, मीडिया लॉ की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की जजमेंट्स देते हैं, उसको खुलवा के आ जाते हैं। और क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में बिजनेस डेवलप हो रहा है। ये है कि जी लॉयर का रोल असिस्ट करना होता है, रिप्रेजेंट करना है डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि जी फिल्मों की अपीलें कहाँ देनी है, टेस्ट करना है ऑर्डर्स को। कभी फिल्म को सस्पेंड कर देते हैं, कभी फिल्म रोक देते हैं। जैसे आपको याद हो जिना मोहम्मद, याद है वो कमेटी बैठी थी हाई कोर्ट की भी, जिना मूवी आई थी तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, कमेटी बैठी उसको सेंसर करें या ना करें, तो सारे हम लोग फिर जो गए इस पर, हाँ जिना की, तो फिर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ता है। वो है क्या, और आपको लाइसेंस के लिए कई बार सर्टिफिकेशन बोर्ड तंग करता है। तो ये लॉयर्स के काम है, जो लॉयर्स तक अवाम के थ्रू अभी मैसेज नहीं जा रहा। हम चाहते हैं कि बेशुमार नदीम नदीम हो जाए, ठीक है ना, नदीम अहमद, हाँ नदीम एंड काजी हो गई, तो वो शुमार लोग ऐसे आए जो इतना ये काम कर रहे हैं मीडिया का। बहुत ही अब एक और लॉ आया जिसमें बेशुमार कब काम कर सकते हैं लॉयर्स, इंडिसेंट एडवर्टाइजिंग। वो लॉ है क्या कि जी कोई एडवर्टाइजिंग अखबार में हो, बिलबोर्ड में हो, नोटिस हो, वो कोई वॉल में हो, वो कोई अनाउंसमेंट हो, जहां इंडिसेंट होगी उसको रुकवाया जा सकता है। इंडिसेंट क्या चीज़ है, वो है ये डेफिनेशन, ये बड़ी सख्त डेफिनेशन थी। ये मंटो के केस के वर्ड्स हैं सुप्रीम कोर्ट के 63 सुप्रीम कोर्ट। Whoever may amount to incentive, sensuality and excitement and pure thoughts in the mind of an ordinary man, normal temperament, and has tendency to deprive and corrupt those minds which are open to such moral influence. ये वर्ड डिसेंसी का आया मंटो के एक नावल के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट 54-55 में ये जजमेंट आई थी पहली, जिसको 63 तक अपहोल्ड कर रहा है। और फिल्म अब आई है तो बार बार उनको बुला के पेश करते थे कोर्टों में, उनको धक्के पड़ने। ये बातें होती हैं कि ये यहाँ से आई थी, या इंडिसेंट की जो वर्ड हमने भी इस्तेमाल किए
मैंने बड़ी रिसर्च की कि इंडिसेंट का वर्ड कहाँ से बना था, ये जो वर्ड डेफिनेशन ये ले रहे हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ से लिए। तो फिर मुझे क्लियरिटी आई, 1900 पूरे 1900 की जजमेंट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, ऑस्कर वाइल्ड केस। ऑस्कर वाइल्ड एक प्ले राइटर था इंग्लैंड में, 1900 में फौत हुआ, उसके बेशुमार एक केस चला था ऑस्कर वाइल्ड पे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन दिए कि आपके हर नॉवल इस तरह का होता है तो हम इसको कहेंगे इम्प्योर बॉन्ड। तो वो ये वर्ड वहाँ से आता है, यहाँ ट्रेवल होता है पाकिस्तान में। कानून क्या कहता है, इंडिसेंट बात ना करो, इन प्रोहिबिट करता है, कंपनी के खिलाफ एक्शन होते हैं और कॉन्फिस्केट करता है। क्यों कि जब कोई एड खराब होगा उस पे कंपनी का मालिक को अंदर करेंगे, मैनेजर को नहीं। फिर ये हुआ एमएमए की गवर्नमेंट आई 2002 में, मुशर्रफ का टाइम आया नया नया, मुशर्रफ जीता जब भी इलेक्शन हुए थे, तो केपीके में ना एमएमए की गवर्नमेंट आ गई। उन्होंने कहा कि हमने सारी खवातीन बैन कर देनी है एड से। उन्होंने बिलबोर्ड तोड़ दिए सारे केपीके में और बड़ा सख्त उन्होंने एक डिसीजन लिया, मर्द होंगे औरतें नहीं आएंगी। वो जब कहते थे कि डाइवू जब अटक तक पहुंचती है तो डाइवू का म्यूजिक भी बंद हो जाता है। जब मौलवियों का गवर्नमेंट आ गई तो मुशर्रफ को नए वोट चाहिए थे, तो मेरे पास नेस्ले का केस आया। नेस्ले का एक साल का 5 अरब रुपया टैक्स से ज्यादा एड पे करता है। नेस्ले वो ऑरेंज जूस, सेब का जूस, दही, ये वो। हम लोगों ने पिटीशन की पेशावर हाई कोर्ट में कि दिस इज अ फेडरल एक्ट, इज अ फेडरल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज अ बैन। बड़ी बहस हुई इसके ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल लिस्ट होती है, एक कॉन्फ्रेंस लिस्ट होती है, उस पर बहस चल रही थी। नेस्ले ने इंसान बन गया। उन्होंने फिर देखा होगा आपने, नेस्ले के एड्स ही चेंज हो गए। ऑरेंज की जगह वो सेब रख देते थे, साथ सेब का के ग्लास, तो ऑरेंज की जगह ऑरेंज होता था। फिर मैंने लोगों को किस्सा सुनाया कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा, तो मैं मोटरवे में चढ़ा, वेव्स का एड था, उसमें बंदा, बच्चा और बीवी और साथ डीप फ्रीजर। जब मैंने मोटरवे क्रॉस की तो बीवी उड़ गई, बंदा और बच्चा, बड़ी उन्हें अक्लमंदी से कंपेन चलाई है ये। फिर जब मैं मरी तक पहुंचा, बंदा भी गया, बच्चा रह गया। जब मैं केपी के में एंटर हुआ अपना बात के लिए, तो वहां देखा सिर्फ एक डीप फ्रीजर पड़ा, वेव्स। मैं वाओ व्हाट अ थीम। कि लॉयर इस तरह एडवाइस देते हैं कि देखो जिस शहर में जो है अपने ऐड को उस तरह करो, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि वहां पे तो कुछ डीप फ्रीजर दिखा देते हैं ना, बच्चा दिखाओ। ये एक बड़ा एक जोक बना। हाँ अभी आंसर का होगा, प्लीज लेट। नहीं ये बड़ा, ये टॉपिक बड़ा, ये टॉपिक जो है ना डेली लाइफ का टॉपिक है, मीडिया। नहीं सर कोई वकीलों का कब्जा रोको, चाहे वो सियासतदानों का कब्जा रोको, चाहे वो लैंडलॉर्ड का कब्जा रोको, चाहे बलूचिस्तान में सरदारों का कब्जा रोको। इस कब्जा रोकने जो है ना 80% आवाम की जिंदगियां जो है अजीरन करती हैं। सर आप मुझे कह रहे हैं, मोहम्मद को पता है कि मैं बड़ा मुफ्त का काम करता है एनवायरनमेंट का। पिछले साल आपने सुना होगा, इन्होंने ये मेरा तारुफ नहीं कराया, मैंने अपनी माँ के नाम पे पहला फीमेल लॉ स्कूल इन द वर्ल्ड बनाया कनेड कॉलेज में। 5 करोड़ की मैंने डोनेशन दी थी कनेड कॉलेज में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सारे सूबों के, नादरा हसन लॉ डिपार्टमेंट कनेड कॉलेज में जो है, दैट इज़ माई मदर्स। मैंने बनाया था कि मैं कहती मैं मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ। बेशुमार खवातीन थी जिनको अलाउड नहीं था कोएड में जाना। जैसे फातिमा जनाज यूनिवर्सिटी बनी, मैंने फिर ये कनेड में मैंने इस पर से रिक्वेस्ट की थी, तो सारे जजेस, चीफ जस्टिस सारे सूबों के आए। 29 मार्च 2014 कनेड कॉलेज लाहौर में और एक स्कूल बनाया, जिसके अब बोर्ड में जैसे मसूद शाह साहब भी हैं हमारे साथ बोर्ड में। तो मैं तो कहता हूँ कि आपको जो काम आप अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हो। मेरा लेक्चर आज ये नहीं था आपको बताना कि लॉ क्या है, मेरा काम है कैसे आप लोग पैसे कमाओ। आप कमाओगे तो सोसाइटी ठीक होगी। लॉयर्स के लिए डॉक्टर्स तेज निकला है, हर चीज़ में घुस गए। देखो ना वकील को, क्योंकि वकीलों को पता नहीं होता कि उनके राइट्स कितने ज़्यादा क्या हैं। हम चाह रहे हैं कि आप सब
इसको करें, मेरी हेल्प आपके साथ है, मेरा ऑफिस साथ खड़ा है, मोहम्मद इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर एंड ऑल्सो अ ब्रदर, आई कैन से नो टू हिम। तो मैं कहा जी देखिए मैं आऊँगा पर मेरा लेक्चर ये होगा मनी मेकिंग, कम की यार कम कटाओ, हर चीज़ कराना के तरीके होते हैं, जायज़ तरीके से, नजायज़ तरीके से नहीं। इसमें क्या रोल है? एडवाइस कंपनीज व्हाट टू डू। मैं इतनी कंपनीज के बोर्ड में बैठता हूँ और मैं पहला क्वेश्चन ये कहता हूँ कि खबरदार अपने एड्स को बगैर देखे शुरू करो। अगर आप बगैर देखे एक ऐड चलाओगे और ऐड रुक गया तो आप बंद हो जाओ, टीवी चैनल नहीं चलाएंगे। और इतने महंगे एड्स बनते हैं, मॉडल्स आती हैं, पैसा लगता है, कंपनीज देती हैं, ये लॉयर्स की बड़ी बड़ी ओपिनियंस जाती है इसके ऊपर। कि नेस्ले, पीटीसी, कोका कोला, पेप्सी वाले सब लोग एडवाइस देते हैं कि हम कैसा ऐड बनाएं, इनके पीछे लॉयर्स के दिमाग होते हैं कि जी आपने इस तरह ये वर्ड्स डेफमेशन ना हो जाए, इंडिसेंट ना हो जाए। ये हमारा काम है। आपको अब जो लोग मिलेंगे आपने उनको एडवाइस करनी कि जी देखिए मुझे अब अपने एक नई फील्ड का पता है, मीडिया लॉ, जिसको मैं समझाता हूँ। कॉन्टेस्ट करें चार्जेस का, कॉन्फिस्केट करें मटीरियल कि हमने बोर्ड उतारना है, एसएचओ को कहो जाके बोर्ड उतर जाएगा, 2 मिनट लगते हैं। और असिस्ट करें कंपनीज को कि अपनी पॉलिसीज बनाएं कि आपके खर्चे ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट ये एक लॉ है, ये थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। ये तमाशे ये जितने भी होते हैं ड्रामे वगैरह, ये भी एक बड़ी फील्ड है। इसमें कानून आया कि जी आपने स्कैंडलस बातें नहीं करनी, साइड फीलिंग नहीं करनी, बट सब कुछ तो हो रहा है। सुने यहाँ पे मैंने देखे तो नहीं है, सुने ड्रामे ऐसे चलते हैं, हो रहे होते होंगे पता नहीं, ये असला में बन गया ड्रामा। तो वो बोर्ड देख के अंदाजा होता है कि इसमें ज़रूर ये बातें होंगी। हाँ, वो मैं जब बोर्ड देखा ना असला आते हुए, मैं लाहौर में होता है, सांभर में रहता हूँ, तो मैं जब कभी लाहौर आता हूँ तो बड़ा कम हाईकोर्ट आता हूँ, तो मैं गुजरता हूँ ना जब भी, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे, तो मैंने कहा ये स्कैंडलस भी है ये एक साइड फीलिंग भी करेगा और ये डेफेमेटरी वर्ड्स भी होंगे इसमें। तो बेशुमार हमारे इसमें क्या होगा जी, हाउ डू यू परफॉर्मेंस में रोका कैसे जा सकता है या किसी को कैसे आप रोल दे सकते हैं। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट काम जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। बेशुमार केस फाइल हो रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब ने केस किया इमरान खान पे डेफेमेशन का, इब्तदाई साहब ने हशवाई साहब पे किया, जो बड़े बड़े केसेज रिप्रेजेंट डेफेमेशन। बेशुमार केस आ रहे हैं सिविल सेशन कोर्ट्स में कि जी 30 डेज के अंदर जवाब देना है मैंने, और मैंने केस फाइल करना है। व्हाट इज अ डेफेमेशन? पहले डेफेमेशन was a criminal law as well as a tort under a civil law, common law. मुशर्रफ साहब की टीम में हम लोग बैठे जब 2002 की बात है, हमने कहा जी हम एक लॉ लेके आते हैं, अनलेस वी मेक इट अ स्टैट्यूटरी लॉ ये चीज कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि क्रिमिनल लॉ डिफाइन नहीं करता डेफेमेशन को, कॉमन लॉ कि कोई केसेस नहीं पाकिस्तान में डेवलप हो सके, कैंट वी मेक अ स्टैट्यूट। मैंने कहा ठीक है करें, क्या करें। हमने एक डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 बनाया, बड़े केस चले कि अंडरस्टूड बाय राइट थिंकिंग विजिबल माइंड मस्ट बी पब्लिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, लाइबल हो सिलेंडर हो। क्या है डेफेमेशन? डिफाइंड की, उसको डिफेंड किया, और डिफेंड में जो वर्ड आता है मैं कहता हूं मैंने बड़ा सीखा, जो सिल्वियन न्यूयॉर्क टाइम वर्सेस सिल्वियन ये केस आया सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका का, कहता है अगर आप एक ओपिनियन दोगे वो डेफेमेशन नहीं है, फैक्ट दोगे वो डेफेमेशन होती है। ओपिनियन ऑफ फैक्ट्स डिफेंसेस होती है, ट्रुथ, फेयर कमेंट, ना मैलिस हो, लाइबल हो या स्लेंडर हो, बोला हुआ हो या देखा हुआ हो। इसमें डेफेमेशन में अगर आप पूछते हैं इन द लास्ट 10 years to 15 years 3 जजमेंट्स आई हैं अभी तक सिंध हाई कोर्ट से, लाहौर से कोई जजमेंट नहीं आएगी जिसने डेफेमेशन लॉ को एक्सप्लेन किया। हालांकि ये काम है जजेस का करने वाला कि जो कवानीन को एक्सपैंड करना, कि बेशुमार केसेस आते हैं डेफेमेशन पे, और डेफेमेशन क्या है क्या नहीं है इस पर बेशुमार जजमेंट्स हैं इंग्लैंड की, इंडिया की, कि डेफेमेशन पे तो इतना मटेरियल आ रहा है केसेस का दुनिया से। वो जो बड़ा मशहूर केस है वो क्या एमपी था इंग्लैंड का, जॉर्ज गैलवे का केस आया जिसने इराक को बेचे थे आर्म्स। इस तरह के केसेस यहाँ पे आ रहे हैं डेफेमेशन के। जी इसको अब लॉयर का क्या काम है? इसमें लॉयर का काम है डिफेम पार्टी करने के लिए नोटिस भेजे,
80% जो नोटिस देखते हो अखबार में वो सारे गलत बने होते हैं, कि लॉयर्स नहीं बनाते। उसमें लिखा है इफ देयर इज अ डेफेमेशन विद इन 60 days यू हैव टू फाइल अ केस। 2 महीने के बाद आप डेफेमेशन का केस नहीं फाइल कर सकते। ये पहले ही हमने एक शराइत डाल दी उसके अंदर। प्रोवाइड डिफेंसेस फॉर डिफेंडेंट्स, इन्फॉर्म पब्लिशर, contest the court finding and cost providing to damages awarded, negotiation of settlement and determining the jurisprudence। एक चीज हमें देखी नहीं कि हम जूरिस के काम नहीं कर रहे आजकल। हम लॉयर हैं, पैसे मिलते हैं, केस कराते हैं। जूरिस के काम आपको करना पड़ते हैं जब आपको कोई काम मिलता है करने को। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो वो समझते मैं सबसे वेला हूँ, तो जो भी इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस होती थी जो साल में एक होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो टॉपिक सबसे मुश्किल होता था एंड पे कोई नहीं देता, तो मुझे कहते जी आप इस पे पेपर लिख दें और पढ़ दें जाके पेपर। तो मुझे एक दफ़ा उन्होंने लास्ट कॉन्फ्रेंस में दिया कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर पेपर लिखने का। मैं चलो यार पढ़ लूँगा, 2 रातें लगाऊंगा, पढ़ता हूँ क्या चीज़ है। मैं बैठा तो मैं देखना शुरू किया कि 2005 में कंज्यूमर लॉ इस्लामाबाद में आया एक्ट, फिर पंजाब में आया, सिंध में आया, KPK में आया, और मज़े की बात सबसे ज़्यादा जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट से आना शुरू हो गई। मैं कहूँ वाह इतना अच्छा मेरा हाई कोर्ट, क्यों कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कंज्यूमर कोर्ट्स एस्टेब्लिश करा दी। वहाँ पे लॉयर्स का बिजनेस चल पड़ा। और सबसे बड़ी बात सिटी 42 ने लास्ट 10 मिनट कंज्यूमर कोर्ट को देना शुरू कर दिया। आज डिफ्यूजर का केस हो गया, आज गाड़ी का केस हो गया, इसका केस हो गया। अवेयरनेस शुरू होगी लोगों को आना, वकीलों की दिहाड़ी लगना शुरू होगी, वकील कंज्यूमर कोर्ट के एक्सपर्ट्स बनना शुरू हो गए। सिंध ने पीछे रह गया, इस्लामाबाद 2005 का पीछे रह गया। लाहौर हाई कोर्ट से फ्रॉम जस्टिस उमर अताब बंदयाल टू जस्टिस फारूक अफान, फ्रॉम जस्टिस एवरी जज स्टार्टेड गिविंग सच अ गुड जजमेंट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्रोटा गाड़ी वापस कर दी किसी को टिकटों वाले को मना कर दिया। तो ये हमारे मुल्क में एक फिर मैंने स्पीच में कहा कि आई एम प्राउड टू से 2005 a law came, 2002 a law came in Pakistan, Punjab, 4 में। I'm standing in 2014. The Punjab High Court has developed the best jurisprudence. सर पर रियलिटी कुछ और क्या? सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में 90% लॉयर्स ही नहीं कुछ किया होता है, वही किसी को पार्टी बनाती है। ठीक है सर, लेकिन और ऊपर से और बड़ी चीज़ एज पर जुडिशियल पॉलिसी 6 मंथ्स में डिसाइड होना चाहिए, वो नहीं करती हैं। मैं भी एक केस लाई थी, मरता बंगाल ने डिसाइड किया था, 3 साल से वहाँ कुछ 6 जज बदल गए थे, तो उस जज ने मेरा केस डिस्कस कर दिया। यहाँ से तो रिटर्न नहीं पर देखें अभी आपने सुना है फैसला चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कि एक डॉक्टर ने किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे को बड़ा बुरा ट्रीट किया और कंज्यूमर कोर्ट ने उसके खिलाफ पता नहीं कितने मिलियन पाउंड का हर्जाना किया, लाहौर हाई कोर्ट ने वो स्टे कर दिया। सर लेकिन अगर आप पैमरा का आपने एक्ट बनाया तो मैंने आपको एक बात बता दी, वहाँ मोबिलिंग या बड़ी कंपनियों के खिलाफ केस आप नहीं जीतते, यदि फीस टाइप की केस। हाँ पर ये अभी ये तो मैं कह रहा हूँ, आज मेरा मकसद क्या था अपने भाइयों के साथ जाके बात करूँ, भाई बहनों के साथ कर, तो आप सबको फिर चाहिए कि हम सब मिलके करेंगे। मोहम्मद ये तो किस जज ने किया रस्ते वो डॉक्टर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का केस, हाँ किसने? हाँ पर यहाँ हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, वो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, मुझे अखबार में पढ़ा। हाँ ना करेंगे यार, हम करेंगे, इसे घबराने की बात। टॉपिक मीडिया लॉ का प्लीज अभी आते हैं वापस ना। हम मोबाइल को भी कर लेंगे, इंडिसेंट कोई ऐड लेके आ जाए तो हम भी कर लेंगे इनके खिलाफ एक्शन, ठीक है ना? वो हम एसएचओ के खिलाफ एक्शन करेंगे जाके। लॉयर का काम होता है डिफेम पार्टी को करना, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्म पब्लिश। अच्छा जी नेक्स्ट जी इलेक्ट्रॉनिक लॉ, ये आपका आ गया एक नया कानून कि जी हर चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को माना जाता है। जैसा करिए कि क्या है लीगल रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि जी पूरा का पूरा अब कोई चीज़ ईमेल आए, कोई एसएमएस आए, कुछ हो, इट्स नाउ अ प्रूफ दैट यू रिसीव्ड इट। ठीक, ऑन दैट नोट मैंने आपको आज 1919A पेमरा फ्रीडम लॉ, प्रिंटिंग प्रेस ऑर्डिनेंस, फ्रीडम, उसके बाद मैंने आपको ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, ये सारे कवानीन के साथ ये बुक पीछे कौशल में मिल रही है 800 या 1000 रुपये की।
सारे मीडिया लॉज इसके अंदर हैं, सारे रूल्स इसके अंदर है। मैं आप ओपन करता हूँ क्वेश्चन आंसर्स के लिए, मेरा पूरे घंटे के अंदर मैंने खत्म किया जो मुझे पहला क्वेश्चन मेरा, आप किताब तो आप लेके आए हैं लेकिन लाहौर हाईकोर्ट बार को आप डोनेट करके जो आ रहे हैं मैंने सुना, रजिया ये दे दें। किताब तो नहीं आपसे जा सकते कि आप लाहौर हाईकोर्ट बार से ओके मैं डोनेट कर दें, इस डेडिकेशन लिख दीजिए। दूसरा फायदा होगा, आप बारी बारी प्लीज दोस्त अपनी सीट्स के ऊपर अगर आप हाथ खड़ा करें तो आपके पास माइक्रोफोन है, इधर से शुरू कीजिए। सर मेरा एक सवाल है, रजिया खींचे जी। अच्छा सर प्लीज जी। ये सवाल ये है कि वैसे हम देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया में देखते हैं तो जब किसी पब्लिक प्लेस की कवरेज हो रही होती है, हाँ जी, तो नॉर्मली जो जनरल पब्लिक वहाँ पर होती है, हाँ, उनके प्लेसेस भी दिखाए जाते हैं, ब्लर कर दिए जाते हैं। क्या पाकिस्तान में भी ऐसी कोई प्रोविजन है कि किसी की इजाजत के बगैर मीडिया उसकी पिक्चर जो है ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता? अच्छा इसका अब आप जवाब सुन लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब रसी आपने भी देना इनके मिलकर। इसका जवाब ये है, इनका क्वेश्चन ये है जी कि क्या किसी की पिक्चर पूछे बगैर या कोई ऐसी चीज़ लग सकती है। मैं कभी कोई चीज़ बिस्मिल्लाह के बाद आइन के बगैर नहीं बोलता। आर्टिकल 14 इट्स ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पाकिस्तानी फॉर डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ होम। डिग्निटी मेरी इज्जत और मेरी प्राइवेसी घर की, मेरी इज्जत की, मेरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 का। ये मैं आपको दिखा के आप सबको पढ़ के बताएं कि इसके बाद मैं आपको केसेस बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने शला ज़िया में क्या बोला कि जी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी आई PLD 94 सुप्रीम कोर्ट 693, उसमें उन्होंने लिखा ये अब आपका जवाब यहाँ से आएगा, ऊंचा पढ़ दें 14, ये 14 पढ़ दें ऊंचा, ये आर्टिकल 14। हम अपने आइन को अगर बार बार पढ़ते रहें, हम सारा दिन आइन पे रट्टा मार लें, हम कोई केस हार नहीं सकते। जिसको कौन सी ऊंचा 14 ऊंचा माइक पढ़े, आइन नहीं जवाब देता है। हमारा इतना खूबसूरत आइन है, ऊंचा। Inviolability of dignity of man. The dignity of man is subject to law. The privacy of home shall be inviolable. No person shall be subjected to torture for the purpose of 14 काफी। हमारा आइन इतना खूबसूरत है कि उसमें हर चीज का जवाब है। और जब हम किसी जज को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पढ़ देते हैं ना, आगे जाने की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद सब इसमें लॉज भी बेशुमार हैं कि प्राइवेसी फ्रीडम इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस में भी है, इस लॉ में भी लिखा हुआ है कि आपकी होम एंड पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी होती है। इसकी तस्वीरें वगैरह नहीं छप सकती इसमें बगैर पूछे। नहीं, आउटसाइड अब उनका सवाल यह था कि आउटसाइड ऑफ होम आपके इमेज राइट्स अगर आपके कहीं वायलेट होते हैं, वो भी पाकिस्तानी कानून में रिकॉग्नाइज्ड हैं कि नहीं? हाँ, वो उसके नीचे डेफेमेशन के नीचे आ जाएंगे आप, कि वो यहाँ आर्टिकल 14, उसके अलावा और कोई ऐसा कोई लॉ नहीं है। मेमरा के अंदर भी मोड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल है या प्रिंट मीडिया है, किस मोड में है आप बताएं। मोड देखें ना, टेलीविजन में तो पेमरा के आपको एथिक्स में आ जाएंगे। मैंने आपको आर्टिकल दिया है ना जो वाला, इसमें मैंने वो लिखा हुआ सारा, इसी के ऊपर है कि ये आर्टिकल अगर देख लें मेरे साथ में, कि मैं आप जाने से पहले इसी में जवाब है सारा। मैंने ये आर्टिकल लिखा कि जब ये असलान केस हो रहा था, बड़ा फेमस केस है असलान केस, उसके वर्डिंग पढ़ लें जो जवाब फारिस साहब के ऊपर लिखे हुए हैं। द एथिक्स, ऊपर शुरू में, द एथिक्स लीगल फ्रेमवर्क of media requires fairness and objectivity. It requires that journalists conduct due diligence before reporting any news so that rumors and insinuations are filtered out. इसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में लॉज बहुत वीक है और इन्फोर्स नहीं हो रहे। और अगले पेज में मैंने आपको एथिक्स लिखे हैं, और जो आपका जवाब आ रहा है वो ये आ रहा है पेज 17 में, यहाँ पे जाके ये आपको एग्जैक्टली जवाब मिलेगा। मोहम्मद का जवाब है ये, थर्ड पैराग्राफ आखिरी, इधर शुरू करें अंडरलाइन, एथिकल एंड सोशल वैल्यूज विच स्टेट दैट लाइसेंस शैल बी एनी विच इंश्योर दैट एनी कंटेंट दैट मिलाइंस और सेंडर एनी इंडिविजुअल इन पर्सन्स और सर्टेन ग्रुप्स।
सेगमेंट्स, कंटेंट डज नॉट मेक केयरलेस, ये एक एक बात को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये पेमरा की ऑर्डिनेंस की वायलेशन है, रूल्स की वायलेशन है, रेगुलेशंस की वायलेशन है। ऑर्डिनेंस उसका बेटा रूल, बेटी रेगुलेशंस, फिर कोड ऑफ एथिक्स, सब चीजें इसको डील करती हैं। और किसी प्लीज एनी क्वेश्चंस? Thank you.